हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो लेकर आई हूँ अपनी। तो उसके पीछे रीज़न था और इसलिए वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। तो मेरे घर पे कुछ इंसिडेंट हो गए थे। एक्चुअली मैं फ़ैब से ही ठीक से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। जो मेरा शायद एक दो वीडियो मैं डाली हूँ जो मेरी पुरानी उसमें ड्राफ्ट में पड़ी होगी, तो वही मैंने डाली थी। अदरवाइज़ मैंने कोई ऐसी वीडियो वगैरह नहीं डाली है। सो इतने टाइम से मैं जब वीडियो नहीं डाल रही थी तो मुझे भी इंस्टा में काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे मैसेज करते हैं। तो कोई कोई लोग होते हैं जो अच्छी केयर करते हैं। इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी तो काफ़ी लोग ने मुझे इंस्टा में मैसेज किया है कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देती हूँ, बताती हूँ कि क्या हुआ, क्या रीज़न है जो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ उतने टाइम से। तो एक्चुअली मेरे घर पर कुछ इंसिडेंट हो गए थे। पहले एक इंसिडेंट हुआ, उससे हम लोग रिकवर नहीं हो पाए, तो दूसरा इंसिडेंट हो गया। तो बात करते हैं फैब की। फैब में एक्चुअली मेरे जो भाभी है ना, मैं इस टॉपिक पे एक्चुअली मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे बनाना होता ना, तो आप सोचो फैब से अभी आपका सितंबर स्टार्ट हो गया है तो मैं कब से बना सकती थी। लेकिन वही मुझे लगता था कि देखो वीडियो बनाऊंगी तो मेरी वीडियो भाभी भी देखती हैं और लोग भी देखते हैं, मतलब फैमिली वाले देखते तो कहीं ना कहीं फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे, वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना रही थी। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ तो और ही ज़्यादा हो गया सब। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बता दूं क्योंकि देखो थोड़ा टाइम होता है ना तो अलग बात होती है। अब फैब से लेके सितंबर हो गया तो देखो इतनी कंटिन्यूसली यदि आप वीडियो नहीं डाल रहे तो सबको लगता है कि सब ठीक है सब ठीक है। तो मैं उन्हीं लोग के लिए जो मुझे इंस्टा में मैसेज करते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो बात करते हैं फैब की। तो फैब में एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जो भाभी है ना, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मेरी भाभी की डिलीवरी थी फैब में, और उस टाइम में दुबई में ही थी। तो उनकी डिलीवरी में क्या हुआ, जब उनकी वो वहाँ चेक करवाने गई डॉक्टर को तो डॉक्टर ने सडनली बोल दिया कि बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह हो गया और उसने पॉटी वॉटी कर दी पेट में, तो आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। जबकि उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था और ऐसा कुछ था भी नहीं, कोई हेल्थ इश्यू कुछ भी। तो सडनली जब उनसे बोला गया कि ऐसा, तो वो हड़बड़ा गए दोनों भाई भाभी। तो दूसरी जगह हॉस्पिटल में गए चेक करवाने के लिए, यही सब रहा। फिर दोबारा चेक कराया दूसरे हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने भी बोला कि नहीं सेम प्रॉब्लम है और आप जितना हो जल्दी हो सके तो आप सी सेक्शन करवा लो। तो उस चक्कर में सी सेक्शन हुआ भाभी का। चलो ठीक है, सी सेक्शन तो आजकल 10 में से 8 लोग का सी सेक्शन होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। बट जब बच्चा जैसे हुआ, उनका बेटा हुआ था, जैसे बच्चा हुआ तभी डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको इन्फेक्शन है, ये नर्सरी में रहेगा। वो नर्सरी में गया और 7 दिन तक वो उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। उसकी ब्लड प्लेट्स नहीं बढ़ रही थी और 2-3 और इशू थे, उसके लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हो गया था। तो 7 दिन तो सर्वाइव करता रहा। 7 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई बच्चे की, जो बेटा हुआ था। तो सोचो जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी उसी दिन बच्चा उनका हुआ था और 7 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो वही भाई को ही हम लोग इतना प्यार करते थे और जब उसका ऐसा हुआ तो समझ सकते हो आप लोग कि कैसा हुआ होगा। तो वो ही चीज़ का तब भी हम लोग ने अपने आप को संभाला कि चल भाई भाभी को समझाएंगे, हम लोग रोएंगे तो फिर वो लोग कैसे समझेंगे। तो खुद को कंट्रोल किया, ध्यान रखा, मम्मी लोग का भी ध्यान रखा, भाभी लोग का भी ध्यान रखा, सबका। जैसे तैसे फैब से 2-3 महीने बाद सब शांत हुआ, वो लोग भी संभल गए, समझाया कि देखो यदि वो बच जाता तो भी क्या पता उसको लाइफ में आगे वो सर्वाइव कर पाता कि नहीं कर पाता, कैसी उसकी दवाइयाँ चलती, ट्रीटमेंट चलता, तो क्या पता आप लोग और परेशान होते आगे। तो इस टाइप से हम लोगों ने समझाया, वो समझ भी गए। और जैसे तैसे थोड़ा टाइम हुआ, फिर 12 जून को मैं यहीं पे थी दुबई में, और फिर एक न्यूज़ आई सडनली रात में 1 बजे कि पापा की डेथ हो गई। सो मैं यहीं पे थी और सडनली मेरी सिस्टर का कॉल आया रात में 1 बजे। मैं जाग ही रही थी, वैसे मैं मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग या नाइट में ही मैं फ़ोन अपना नेट वगैरह बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हुई है तो 6 बजे करीब हम लोग को उठना पड़ता है, 7 बजे तक वो चले जाते। तो इसलिए मैं नेट वगैरह ऑफ कर देती थी। कई बार होता है ना कि थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता तो कई बार मैसेज वगैरह आते हैं, कॉल आ जाते हैं किसी के, तो मैं नेट बंद कर देती हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली मैं नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने नेट भी बंद नहीं, बस फ़ोन साइड में रख के नेट नहीं बंद किया, ऐसे लेट गई मैं। और सडनली कॉल आया व्हाट्सएप पे, तो मेरी सिस्टर जो है तो उन्होंने बस ये बोला कि अंजू पापा नहीं रहे। बस आप समझ सको कि क्या हुआ होगा उस दिन। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उस दिन देखो, यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनको पता है कि जो लोग यहाँ जॉब करते हैं ना उनके हाथ में पासपोर्ट नहीं होता है, पासपोर्ट कंपनी सबमिट कर लेती है। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी फाइनेंस में है तो उनके पास कैश वैश होता है, तो इस चक्कर में और पासपोर्ट हाथ में नहीं था। और मेरा वीज़ा जो था ना वो प्रोसेस में था, मतलब रिन्यू करवाना था, तो यहाँ प्रोसेस में चल रहा था, ख़त्म हो गया था मेरा, मैं ग्रेस पीरियड में यहाँ पे थी। तो कुछ टाइम बाद मतलब प्रोसेस चल रहा था, बस मुझे कुछ टाइम में वीज़ा मिलना था, लेकिन उसके लिए 2-3 स्टेप होते हैं, मेडिकल होता है, फ़ोटो वोटो खिंचवानी पड़ती हैं, तो वो सब पेंडिंग था।
मेडिकल मेरा हो गया था, लेकिन जो पिक्चर्स वगैरह खींचती वो पेंडिंग थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अब मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो मुझे अकेला छोड़ दें कि भाई तुम चली जाओ इंडिया। वो भी रात में बेचारे 2-3 बजे परेशान हो रहे, अपने बॉस को फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। वो आप सोचो 1 बजे मुझे पता चला, और सुबह रात में 4-5 बजे जब उनने मतलब हस्बैंड ने फ़ोन किया सर को, उन्होंने नहीं उठाया, उनकी वाइफ को फ़ोन किया तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया। तब उन्हें बोला कि देखो अभी तो पासपोर्ट मिल नहीं सकता क्योंकि कोई भी ऑफिस में नहीं है, गार्ड के पास नहीं पासपोर्ट होता है, लॉकर में होता है, तो लॉकर की चाबी तो हम लोग के पास है, तो आप मॉर्निंग तक 8 बजे तक वेट कर लो। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे अकेले छोड़ भी दे। तो बस वही सुबह मतलब हस्बैंड बोले कि अब रुक जाओ थोड़ा सा, पासपोर्ट अब तुम जाओगी भी यहाँ से इतना लेट तो पापा तुम्हें वैसे ही नहीं मिलने वाले, तो अपना वीज़ा का काम करवा लो। क्योंकि मैं यदि यहाँ से एग्जिट करती ना तो फिर मैं वहाँ से नहीं आ पाती इंडिया से दोबारा, क्योंकि मेरे हाथ में वीज़ा नहीं था। एग्जिट तो कर जाती बट एंट्री दोबारा नहीं हो पाती। तो फिर हस्बैंड ने समझाया कि रुक जाओ, जब तक फ्लाइट की टिकट वगैरह भी करते हैं तब तक आप रुक जाओ। फिर काफ़ी बोला घर पे कि भाई पापा को रख लो रख लो रख लो। अब गर्मी भी इतनी थी, जून में पापा ख़त्म हुए तो वो लोग रख भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये तक मेरी कनाडा से मेरी सिस्टर को भी आना था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि दीदी आप आ जाओ, फिर साथ में ही चलेंगे हम लोग इंडिया, क्योंकि दीदी कनाडा में रहती है तो उनको इंडिया के बारे में तब पता नहीं है। बहुत टाइम से वो मतलब 25-30 साल से वो है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। इंडिया का माहौल सबको पता ही है कि नाइट में अकेले आप जाओगे। एक्चुअली क्या है, मेरे पापा लोग रहते हैं यूपी में, जो दिल्ली से कम आप बाय रोड जाओगे तो 12 घंटे लगेंगे आपको। यदि पापा लोग दिल्ली में होते ना तब भी मैं अपने पापा से मिल लेती आखिरी टाइम में, लेकिन वो रहते थे बाहर। तो जब तक हम लोग पहुंचे पापा को चले गए थे, तो मतलब मैं आखिरी टाइम पे भी पापा को नहीं देख पाई। जो लोग बोलते ना कि बाहर रहते को बाहर रहने का ये सबसे बड़ा लॉस होता है। और जब से पापा खत्म हुए तब से मतलब मैं इतनी नेगेटिव हो गई कि ना मेरे दिन में सबके लिए डर बैठ गया, सबके लिए, फैमिली के लिए। तो पापा को भी कुछ नहीं हुआ था। मम्मी बता रही मतलब एक होता है ना कि कोई से ना हॉस्पिटल में है कुछ है तो लगता है कि हाँ हॉस्पिटल में थे। वो तो अच्छा भला खाना खाया, रात में उनकी आदत थी ना माला जाप करने की, तो बस खाना वाना खाया, उसके बाद मम्मी लेटी थी वहीं बैठ के माला जाप कर रहे थे। वो इसमें माला जाप करते करते चले गए। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि उनको दर्द हो रहा कहीं पे, उनको दर्द ही नहीं हुआ, एकदम बस चले गए सारे। पापा वही 11:30-12 तक ख़त्म हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 1 बज रहा था ना, तो पापा ऐसे ही ख़त्म हुए थे 11:30-12 के बीच में। बस वो मेन था कि पापा तो चलो चलेगा, मेन ये था कि मम्मी कैसे अब संभालेंगे अपने आप को। पता क्या, जैसे मम्मी है ना, तो मेरी मम्मी और दूसरों की टाइप की मम्मी नहीं, जैसे और लोगों की मम्मी होती ना कि बाहर जाती हैं, गली मोहल्ले बैठती हैं, कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, टीवी देखना, फ़ोन चलाना। वो बिल्कुल इस टाइप की नहीं, ना उन्हें फ़ोन से मतलब, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करती हैं वो, और ना टीवी देखना पसंद है, ना कहीं यहाँ वहाँ जाना। इवन वो कभी हम लोग के साथ भी घूमना में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। मतलब उनकी दुनिया ना बस पापा थे, कि पापा के साथ पापा मम्मी, मतलब पापा कहते तो छोटे छोटे काम के लिए मम्मी को बुलाते थे। पापा ना मम्मी को मम्मी बोलते थे कि मम्मी चाय बना दो, मम्मी ये कर दो। तो मतलब उनका जो 24 घंटे का रूटीन था ना वो पापा के कामों में उलझा रहता था। तो आज जब वो अकेली है ना, तो वो मतलब उस टाइम को खलते हैं, उन्हें लगता है अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। मतलब उनका काम ही सब पापा से रिलेटेड था पूरा। तब वो ये कि बस मम्मी की चिंता होती है। आप लगाओ मैं यहाँ पर 1.5 महीने में वहाँ रुकी थी मम्मी के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड की भी यहाँ तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे इधर पे भी आना पड़ा। और मैं दिन में कम से कम आप लगाओ मैं 7-8 बार ना मम्मी से टच में रहती पूरे दिन भर में। जब वो रात में बोलती ना जो नींद आ रही, चलो सो रहे हैं, तब जाके मेरा फ़ोन कटता है। अदरवाइज मैं सुबह से लेके रात तक मम्मी से टच में रहती कि चलो ये इनका दिमाग ना कहीं और ना जाए, रोए ना, ये रोए ना। सो ये सब हुआ था।
फ़ेब से जून तक। अब वही है, जून में फिर पापा को हुआ तो वही फिर से मतलब एक दर्द से हम लोग निकल नहीं पाए थे, दूसरा दर्द मिल गया ये। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट हो तो फिर भी आप उस चीज़ को ना भूल जाते कि चलो बच्चा है, दूसरा हो जाएगा। लेकिन पापा का रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना मम्मी का रिप्लेसमेंट होता, ना पापा का रिप्लेसमेंट होता। तो ये ऐसा लॉस है कि इसको हम लोग रिकवर कर ही नहीं सकते। पता नहीं, बस मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी भी इस टाइप की कोई वीडियो बनाने की। मुझे वही लगा, पता नहीं कैसे लोग वीडियो बना लेते। मतलब आप सोचो, पापा जून में ख़त्म हुए, सितंबर लास्ट चल रहा, मुझे आज भी इसकी हिम्मत नहीं हुई थी वीडियो बनाने की। तो वही मैं सोचती कि जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं तो उनमें कितनी हिम्मत होती होगी। भाई मेरे अंदर नहीं है ऐसी हिम्मत। तो बस यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या हुआ था। बस वही है, अब लाइफ किसी की रुकती नहीं है, सब चलती रहती है। पर पता क्या, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। कहते ना जब खुद पे बीतती है तब चीज़ें पता चलती हैं। जैसे हम लोग के पापा ख़त्म हुए, ठीक है, लेकिन तब भी तो कोई इंसान खाता है, बैठ घूमता है, हाथ हंसता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो शायद ज़िंदगी की सच्चाई है कि मतलब टाइम ऐसा है ना कि टाइम हर घाव को भर देता है। आज हमको ऐसा लगता है ना जब कोई ख़त्म हो कि नहीं हम नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, लेकिन वो टाइम ऐसा आपको सिखाता है, सब चीज़ सिखाता है। ये चीज़ जब अभी मैं बोल रही तो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो लोग जरूर समझेंगे जिनके घर पे, जिनने किसी को अपने घर में किसी को खोया है, फैमिली मेम्बर को। सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, कोई नहीं समझ सकता। जैसे आज मैं हूँ, ठीक है, यदि मैं आज देखो मैं भी खा रही हूँ, कहीं जाना होगा तो जाना भी पड़ेगा सब जगह, क्योंकि कई बार होता ना खुद के दिल के लिए नहीं, दूसरों के दिल के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती। यदि मैं ही रोऊंगी तो मैं अपनी मम्मी को कैसे संभालूंगी। तो बहुत जगह हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई हम लोग स्टॉप पे बात ना करें, या होता ना कि आप मम्मी कुछ छेड़ भी रही तो उनको बात को घुमा देते हैं हम लोग इस टाइप से। तो मतलब अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं उनके आगे। बट मतलब ऐसे सिचुएशन में ना, जो आपके आसपास के लोग होते हैं जिनके घर पे ऐसे कोई हादसे नहीं होते ना, उनका पता क्या कहना। मैंने ऐसी बातें सुनी ना कि एक होता ना कि आपके पापा खत्म हुए, ठीक है, आप उस दर्द में ऑलरेडी हो, लेकिन ऐसी बातें सुनी गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब किसी घर पे स्टेप से कुछ चीज़ें होती ना, तो वो उस चीज़ से सफ़र तो ऑलरेडी कर रहा होता, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं ना, रिलेटिव होते हैं या और भी समझ लिए कुछ लोग, तो उनके मुँह से आप बहुत सारी बातें सुनोगे, नेगेटिव बातें सुनोगे। तो एक चीज़ से आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो, दूसरी उन लोग की बातें। तो आप सोचो, आप एक टाइम पे ना दो दर्दों से सफ़र करते हो। और ये चीज़ मैंने फील करी है कि ऐसा होता है। और मुझे लगता है ऐसा हर उस इंसान को होता है जिसके घर पे डेथ होती है। मैंने ये नहीं करी सिर्फ मेरे साथ, लेकिन हर मोस्टली मैं ये बोल रही, ऐसे घरों में होता है। बहुत रेयर होगा कि जिनके घरों में ऐसे ना हो, और जिनके घर में वैसे नहीं होता तो समझ जाओ वो लोग कितने लकी हैं कि उनके घर पे इन दो टाइप की चीज़ें ना एक साथ मिक्स नहीं होती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जिनके घर पर नहीं होती ना, बहुत अच्छी है। क्योंकि यदि आप एक टाइम पे ना दो चीज़ों को मिक्स करोगे ना, तो आप सोचो उन जो इंसानों ने अपने किसी मेंबर को खोया है तो उसके दिल पे कैसा गुजरता होगा। शायद ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता। जब किसी के घर पे कोई ऐसे हादसे होंगे, शायद वो तब समझ पाएंगे कि नहीं, आप किसी को जला के भी आओ तो भी आपको आके खाना खाना पड़ेगा, आपको हंसना भी पड़ेगा, आपको दूसरों को संभालना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और शायद यही लाइफ होती है, और यही लाइफ के लेसन होते। जब तक आप खुद के ऊपर नहीं बीतते हैं तब तक वो समझ में नहीं आते। तो मतलब इस टाइम पे भी हम लोगों ने ऐसी वैसी बातें सुनी ना, तो वही हो गया कि समझ में आ गया था ना कि जब कोई खुशी का टाइम होता है तो आपको रियल फेसेस दिखते नहीं है, लेकिन जब आपके घर पे कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, बुरा टाइम होता है, तो आपको हर किसी के फेस ना समझ में आ जाएंगे कि रियल में आपका अपना कौन है, रियल में आपकी केयर कौन करता, सब समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं कि बुरे टाइम पे जो आपका संग दे, जो आपको संभाले, वो अपने होते हैं। और जो इस टाइम पे भी टंटबाजी करें, फालतू की बकवास करें, तो आप समझ जाओ कि वो एक्चुअल में इंसान कैसे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा कि आप जिसको पहचानना ना, आप दुख के टाइम में पहचानो। जो दुख में आपके साथ हैं, जो दुख में आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, दिल से, वो भी दिखाने के लिए नहीं, दिल से समझो एक्चुअल में वही अपने हैं। चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हों। ये मैंने अपनी लाइफ में यहाँ से सीख लिया। और सच बता रहे, पापा गए तो मतलब मैंने बहुत चीज़ें सीख ली मेरे पापा से। बता रहे, मेरे पापा ऐसे थे कि देखो 14 साल, जब वो 14 साल के थे ना, पापा अपने घर में सबसे बड़े थे। उन्होंने सब कुछ संभाला, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबकी शादियाँ की, सबको पढ़ाया। वरना मेरे पापा का दिमाग इतना तेज था, इतना तेज कि वो सोचो, कहते ना ऑलराउंडर, वैसे टाइप के थे कि वो ये शायद
लोगों को समझ में ना आए, लेकिन हम लोग जो हमारे पापा को जानते हैं ना वो समझते हैं इस चीज़ को कि पापा का दिमाग कितना तेज था। लेकिन कहते हैं ना, उनको बचपन में उनको वो चीज़ मिली ही नहीं, उनने ग्रेजुएशन की, बट उनका जो दिमाग था ना वो आप समझो डीएम वगैरह कलेक्टर सब मतलब यदि वो ढंग से पढ़ाई करते, उनको मौका मिलता कि उनके पे जिम्मेदारी ना होती ना, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते वो। लेकिन वही था ना कि उनको जो माहौल मिला, उनकी जिम्मेदारियां, उन्हें 14 साल से, सोचो 14 साल का बच्चा क्या होता। लेकिन उस टाइम उन्होंने, जब उनके पापा की डेथ हुई तो सोचो बड़े थे, दादी के साथ मिलकर सब उन्होंने संभाला, पूरा बिजनेस सब कुछ, ज़मीनें खरीदी इतनी। तो वही मैं बता रही थी, जैसे मेरे पापा थे ना, तो उन्होंने इतनी ज़मीनें खरीदी, जगह जगह गाँव में खरीदी हैं काफ़ी, अपना बिजनेस सेट किया, मछली का काम करते थे मेरे पापा। उन्हें अपनी मतलब उनकी नेचर ऐसा था, उन्हें बचपन से चीज़ें जब 14 साल से थे तो उन्होंने सोचो हर चीज़ अपनी बनाई हैं। तो उन्हें बेचने के नाम से ना बहुत ज़्यादा जिद थी, बहुत ज़्यादा। वो अपनी कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते थे। इवन यदि कोई उनकी पुरानी गाड़ी भी होगी तो उनसे वो भी निकाली नहीं जाती थी। इस टाइप से पापा थे। अब सोचो, मुझे वही लगा कि जो पापा जिन्हें इतना सब जोड़ा, उन्हें ज़मीन से इतना वो था कि भाई हमारी ज़मीन है, हमने मेहनत से खरीदी है, हम इसे बेच नहीं सकते। वो एक झटके में ऐसे सब छोड़ के चले गए कि मतलब होता ना, ये होता किसी को मोह ना हो चीज़ों से। उनको इतना अपनी चीज़ों से मोह था, मम्मी को इतना प्यार करते थे, सब छोड़ के चले गए। तो वही मुझे लगता है कि लोग क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। मतलब हम लोग भी, मैं अपने लिए भी सोचती कि क्यों मैं इधर पे हूँ। मतलब जब मेरे पापा खत्म हुए ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो यहाँ से, मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और सही बता, मैं तब से यहाँ रहने का मन भी नहीं है। इसलिए मैं 8-10 बार अपनी मम्मी से बात करती हूँ पूरे दिन, समझो रात के 8-10 बजे तक बात करती हूँ। तो मतलब वही मैं समझ गई, मैंने सीख मुझे मिली 2 ठो कि एक तो लाइफ को ना फ्यूचर प्लान मत करो कि हम 2 साल बाद ये करेंगे, हम 5 साल बाद ये करेंगे। नहीं, मत करो। क्या पता उस 5 साल की जो प्लानिंग कर रहे हो ना, उस प्लानिंग में आप हो ही नहीं, जो आप जोड़ रहे हैं चीज़ें। ठीक है, सेविंग करो। आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो आप 2 रुपये सेविंग करो, लेकिन 10 की 10 या 8 सेविंग मत करो। अपनी लाइफ एंजॉय करो, आज में जियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, अपनी फैमिली पे खर्च करो, बट फ्यूचर की प्लानिंग मत करो। मतलब मैंने ये देख लिया, कोई कुछ साथ लेके नहीं जाना वाला, ना गोल्ड, ना ज़मीन, कुछ भी नहीं। शायद देखो मेरे पापा ने अच्छे कर्म करे थे, कहते ना कर्म करो तो आप एंड टाइम पे अच्छे से जाते हो। मतलब मैंने अपने पापा के लिए ये तक सुना, मतलब मेरे पापा ना बड़ बोले थे, तो बहुत ज़्यादा बोलते थे। एक तो था ना, जैसे इंसान मुंह फट होता है, किसी पे गुस्सा है तो मुंह पे बोल देना। मेरा नेचर मेरे पापा पे गया ये वाला। जैसे पापा थे तो कहते ना, जो बड़ बोले लोग होते मुंह पे बोल देते, सही चीज़ बोल देते, तो उन्हीं लोग गलत समझते। तो से मेरे पापा को भी ऐसी सब गलत समझते थे, जबकि उन्होंने सबको, मतलब बहुत मेरे रिलेटिव, पापा के रिलेटिव वगैरह थे, हमारी शादियाँ हुई बहुत लोगों की, सबके लिए किया, सबके लिए। शायद बहुत सारे लोग मानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। और जो लोग नहीं मानते तो उनकी नज़रें पापा क्या खराब थे, जबकि पापा ने उन लोगों के लिए भी खूब किया। तो पापा के लिए मतलब इतना गंदा गंदा बोला गया, सुना, बोला कि देखा, मैंने खुद देखे, लिखा हुआ देखा मैंने पापा के लिए इतना गंदा गंदा। वो भी पापा के जाने के बाद, उनकी जब उनके हाथ में मेरा फोन आया ना, तब देखा। तो वही कहते कि ठीक है, दूसरे ने तो बहुत कुछ बददुआ दी, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला कि ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, सड़के जाएंगे। पापा उनके कर्म थे, उन्होंने चुपचाप अपना कर्म किया। अपने उनके घर पे कोई बाहर मांगने के लिए तो कभी खाली हाथ नहीं गया। उनके हाथ जेब में पैसा है तो वो ये नहीं देखते थे कि बाहर का बच्चा है, कौन है, सबको पैसा दे देते थे। तो शायद उनके वही कर्म थे, जो तुलसी की माला हाथ में ले लेके जप रहे थे, उसी में चले गए। सोचो कितनी बड़ी बात होती। ऐसी शायद कहते ना, वैसे टाइम पे जो ऐसे स्टेप से जाता है भगवान का नाम लेके, सोचो वो कहाँ गया होगा, सीधे वो तो स्वर्ग ही गया। जैसे वो गए ना, तो उन्होंने तो सबको जवाब दिया, इस टाइप के वो इंसान थे। सो यही उनके कर्म थे, जो उन्होंने ढोल नहीं पीटे कि वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, बट जैसे वो गए ना, उससे सबको पता चल गया। तो वही कहते, जब आप किसी के घर पे कोई हादसा होता ना, तो उनसे पूछो उनको कैसा लगता है। दूसरों को तो ईजी लगता है, अरे वो ये कर रहे हैं, अरे वो कर रहे हैं। जब आप अपने घर पे लड़कियां बड़ी हो, भाई छोटे हो, तो लड़कियों को ही बोलना पड़ता है, लड़कियों को ही चीज़ें आगे मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई छोटे हैं। लेकिन उस चीज़ में भी आपको बाप लोग को बोला जाता है कि अरे बहनें तेज हैं, बहनें तो, मतलब पापा के जाने के बाद देखो बहनें का तो मुँह चलने लगा, बहनें तेज हैं। मतलब बहनें यदि अपने घर को बचा रही है ना, तो वो तेज हो जाती है। तो वैसी बातें बहुत सुनी हम लोगों ने, बहुत। भगवान जी या टाइम सबको सबका जवाब देंगे, बस मैं तो इतना ही बोलती हूँ। आप अच्छे रहो, अच्छा काम करो,
क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं जाना, लास्ट में सिर्फ आपके अच्छे कर्म जाएंगे। आपने जो कर्म किए ना वही आपको जाएंगे, क्योंकि यदि आप सड़ के जा रहे हो ना 2 साल से 3 साल से बेड पे, तो वो आपके कर्म है। और यदि आपने किसी से 1 गिलास पानी नहीं पूछा ना और शांति से चले गए, तो ये भी आपके कर्म है। तो वो कहते हैं ना, कर्म कुछ पैसा, जेवर वेवर, कपड़े, कुछ भी नहीं, घर कुछ नहीं जाता साथ में, सिर्फ जाते तो अच्छे कर्म है। तो इसलिए मैंने बोला कि पापा के जाने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, देखी। जब मैं 1.5 महीना वहाँ रही ना, तो सब कुछ देखा और सबको ऑब्जर्व किया, कौन कैसा है। बस वही है कि मेरे पापा जैसे थे, उनकी तो बहुत अच्छी यादें हैं हम लोग के साथ। और मतलब हम तो बहुत प्राउड से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पापा हैं, और भगवान करे कि हर जन्म में हम लोग को यही पापा मिले। हम लोग इतना प्राउड से आज बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पापा एक शेर थे। आपने दीदी मेरी इंस्टा पर रील थी कि मैं हमेशा ये बोलती कि मेरे पापा शेर थे, और सीरियसली वो शेर जैसे ही थे। उनकी आवाज़, जो मेरे पर्सनल जानते हैं ना, वो जानते होंगे मैं क्या बोलना चाह रही। तो बस इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं सोचा चलो एक वीडियो बना के मैं बोल देती हूँ। बाकी ठीक हूँ मैं अब। वो ये तो कोई याद तो पापा की डेली आती है, डेली रोते हैं। जैसे उनकी फ़ोटो देखते हैं ना, वैसे ही रोना आ जाता है। लेकिन वो भी पार्ट है, क्या कर सकते हो। यदि आज पापा को लिए बैठे रहेंगे तो शायद हम लोग अपनी मम्मी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए बहुत जगह हम लोग अपने आंसू को कंट्रोल करते हैं, एक मम्मी के आगे नहीं रोते। बस कुछ टाइम में मैं अपनी मैं भी ध्यान दूंगी अपने यूट्यूब पे, क्योंकि यदि मैंने वीडियोस वगैरह भी नहीं डाली तो जितनी मेरी मेहनत है ना 2-2.5 साल की, सब बेकार हो जाएगी, सारे चैनल डेड हो जाएगा। तो बस बाकी मैं ठीक हूँ। बाकी जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया, थैंक यू अपनी केयर दिखाने के लिए।